नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सीज फायर के ऐलान के बाद आपको ये लग रहा होगा कि अब ईरान और इसराइल के बीच जो जंग थी वो अब थम गई है। अब दोनों देश खामोशी से बैठेंगे और किसी की तरफ से किसी के ऊपर किसी तरह का हमला या मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी। अमेरिका भी बहुत अच्छी अच्छी बातें ईरान को लेकर कर रहा है, यानी ईरान ने अमेरिका के ऊपर अपना दबदबा कायम कर दिया है और अब ट्रंप भी खामोश बैठ जाएंगे। ऐसी तस्वीर आपको जरूर दिख रही होगी, लेकिन तस्वीर का ये सिर्फ एक हिस्सा है, या मैं ये कहूंगी कि तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। क्योंकि सीज फायर भले ही हो गया है, लेकिन उसके बाद आयतुल्लाह खामनाई सुप्रीम लीडर ईरान के जब वो सामने आए और उन्होंने अपने देश को मुखातिब किया और देश को मुखातिब करते हुए दुनिया को जो उन्होंने एक संदेश दिया, जिसमें इजराइल और ईरान को उन्होंने सबक सिखाने की जो बात कही, उससे इजराइल, अमेरिका और पूरा वेस्ट जो है वो एक तरह से तिलमिलाया हुआ है। आपने डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल के हैं, कार्ड्स, उनका बयान सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं ईरान के ऊपर हमले की। अगर ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रमों में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है तो फिर से उसके ऊपर हमला किया जाएगा। उसके बाद जो आयतुल्लाह खामनेई ने अपने बयान में कहा था, उन्होंने कहा था कि अमेरिका पर एक कड़ा तमाचा जड़ा गया है। उन्होंने इजराइल को लेकर कहा था कि उसको पूरे तरीके से कुचल दिया गया है, निस्त नाबूद कर दिया गया है, और ये ज़ायनिस्ट शासन जो है उस पर हमारी एक बड़ी जीत है। और उसके लिए उन्होंने देशवासियों को, सेना को, सबको मुबारकबाद कहा। लग रहा है कि ये बयान डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल और वेस्ट को बहुत नागवार गुजरा है। यही वजह है कि जो ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब चीन और ईरान आपस में अब व्यापार करेंगे, और वो कह रहे थे कि ईरान के पास बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल है, और वो ये भी कह रहे थे कि वो ईरान की मदद करना चाहते हैं क्योंकि उस देश का बहुत नुकसान हुआ है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इन तमाम बातों को चंद घंटे की ट्रंप अपने तमाम बयान पलट गए। ये कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई को उन्होंने एक जिल्लत भरी मौत से, जी हाँ, के अल्फाज कि जिल्लत भरी मौत से उन्होंने बचाया है। इजराइल आयतुल्लाह खामनाई को मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने वीटो किया इस पर, यानी कि अपनी पावर का उन्होंने इस्तेमाल किया और उसे ऐसा करने से मना किया। उन्हें, यानी कि आयतुल्लाह खामनाई को, ईरान को इसके लिए उनका शुक्रगुजार होना चाहिए था, उनको थैंक यू बोलना चाहिए था, जैसे पाकिस्तान ने बोला अमेरिका को और उनको नोबेल पीस प्राइज की बात कही। उल्टा वो अमेरिका को आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कहा है कि वो ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं, यानी कि वो ईरान पर दोबारा बॉम्ब गिराने में जरा भी टाइम नहीं लगाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ये भी कहा जा रहा है कि अब पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो ये तैयारी कर रहा है, और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि बड़े पैमाने पर हथियार और ये तमाम चीजें जो हैं वो तमाम अब इजराइल को पहुंचाई जा रही हैं। यानी कि जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सिर्फ एक पॉज है, क्योंकि वो अमेरिका को और इजराइल को बखूबी जानते हैं। 40 साल से वो ये सब झेल रहे हैं। उन्हें ये पता है कि वो अपनी सहूलत के लिए उन्होंने ये सीज फायर कराया है, अपनी सहूलत के लिए ये पॉज लिया है, और वो कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। क्योंकि इजराइल जो ग्रेटर इजराइल की बात करता है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी हेजेमनी कि एक अधिकार अपना स्थापित करने की जो बात करता है, वो ईरान के मजबूत रहते तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। वो ईरान को हर हालत में खत्म करना चाहता है, ये उसकी ख्वाहिश रही, लेकिन 12 दिन में वो पूरे तरीके से चकनाचूर हो गई। और ईरान ने ये बता दिया कि इन 40 सालों में उसने अपने आप को कितना काबिल बनाया है कि वो कैसे इजराइल जैसे देश को, आयरन डोम जिसके पास है, थार जिसकी बात की जाती है, उस सब को भेद कर ईरान के तेल अवीव से लेकर तमाम जगहों पर न सिर्फ हमले कर सकता है, बल्कि उसको निस्त नाबूद करने में भी
कामयाब रह सकता है, ये उसने दुनिया को दिखाया है। ये बात इजराइल और अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। उसको ये लग रहा है कि दुनिया का दादा कहलाया जाने वाला इजराइल और अमेरिका, अब उसके लिए मैसेज ये जा रहा है कि वो घुटनों पर आ गया है, कि उसने भीख मांगी, कि वो गिड़गिड़ाया कि सीज फायर कर दिया जाए, और तब जाकर ये सीज फायर किया गया है। और ईरान के तेवर लगातार अभी भी तल्ख हैं, सख्त हैं, और वो जो सरेंडर वाली बात है, उसने ये कहा है कि सरेंडर तो हमारे खून में है ही नहीं, हम तो करबला वाले हैं, हम किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं कर सकते हैं। इस सब से वेस्ट, अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए हैं, और अब इस तरह तमाम तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। आपको शायद एक नाम पता हो, प्रोफेसर मरांडी। अभी आपने इस पूरे जंग के दौरान उनका नाम बहुत बार सुना होगा। ईरान के हैं तो वो प्रोफेसर, लेकिन एक तरह से सरकार का मौक़िफ़ वो रखते हैं अलग अलग जगहों पर, और पूरे के पूरा जो चैनल है, वेस्ट का जो चैनल है, वहां पर जो मीडिया हाउसेज है वहां पर वो बैठते हैं और उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। जो वो बात कहते हैं उसमें 100% सच्चाई होती है। उन्होंने कल एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि पूरा वेस्ट जो है वो ये तैयारी कर रहा है कि कैसे ईरान के ऊपर जल्द से जल्द हमला किया जाए। ये उनके ट्वीट में कहा गया है। तो ये तमाम बातें जो मैं आपके सामने रख रही हूं, ये ऐसे ही नहीं है, ये 2-3 दिन के डेवलपमेंट्स हैं। जब सीज फायर हुई है उसके फौरन बाद से ही तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इजराइल अब ये धमकी देता हुआ नजर आ रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर आगे बढ़ाए तो फिर से हमला कर सकता है, और जो मिसाइलें हैं वो आगे ना बनाए, इस पर किस तरह से पाबंदी लगाई जाए, इसको लेकर वो आगे अपनी काम करता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका यानी कि ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि जो सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान के ऊपर वो तो जारी रहेंगे ही, लेकिन उसके अलावा उसके ऊपर और एडिशनल और सख्त जो सैंक्शंस हैं वो और अमेरिका लगाने जा रहा है। ये तमाम बातें इन 2 दिनों में जो है वो अमेरिका, इजराइल और वेस्ट की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि उसने 3 न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो उनसे जो जिस तरह से हमला किया उनको निस्त नाबूद कर दिया। अब पेंटागन की ये खुफिया रिपोर्ट और CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी तरफ से ही इसको झुटलाया गया और कहा गया कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन उससे इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कुछ महीनों के लिए डिले हो सकते हैं, लेकिन उसको निस्त नाबूद कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। और इजराइल और अमेरिका लगातार ये दावे कर रहे हैं। तो यानी कि नकाब इजराइल और अमेरिका का पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गया है। जो अपने आप को बहुत ताकतवर या वर्ल्ड पावर कहते थे, वो सब भी दुनिया के सामने पता चल गया है। और ये पता चल गया है कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की इस लड़ाई में ग्लोबल साउथ कहीं ना कहीं हावी होता हुआ ग्लोबल नॉर्थ पर सीधे तौर पर दिख रहा है। और ये अमेरिका को किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और आपको ये पता ही है कि अमेरिका को पूरी ज्यूइश लॉबी जो है चलाती है। ट्रंप खुद क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो सिर्फ एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन उनसे क्या करवाया जा रहा है, क्या कहलवाया जा रहा है, इसको भी देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 का जो खतरा है वो पूरी दुनिया पर अभी भी बरकरार है। इसको सिर्फ आप एक हॉल्ट, एक पॉज के तौर पर देखिए, और तमाम तरह की जो पोस्चरिंग की जा रही है उससे आप इसके मतलब को समझिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। फिलहाल मेरे साथ आप डॉक्टर सुनीलम जी को देख सकते हैं। डॉक्टर सुनीलम ने काफिया भी पहना हुआ है और वो सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन के पूरा जो मोटिव है, कैसे उसको आज़ाद किया जाए, उसको सपोर्ट करते हैं, और कई तरह के कार्यक्रम उसको लेकर आंदोलन कर चुके हैं। पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट है, किसान नेता हैं, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उन सब पर भी उनकी गहरी पकड़ है। डॉक्टर सुनीलम, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ जमीर अब्बास जाफरी साहब जुड़ गए हैं सीधा कुम ईरान से, और खुद प्रोफेसर हैं, और आपको पता है लगातार आप उनको मेरे कई कार्यक्रमों में और डीबी लाइव के कई कार्यक्रमों में देखते रहे, और तमाम टीवी चैनल्स पर भी आप उनको देख रहे होंगे गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाते हुए। जमीर साहब, आपका भी बहुत स्वागत और इस्तकबाल कार्यक्रम में। जमीर साहब से शुरुआत करूंगी, फिर सुनीलम जी मैं आपके पास आ रही हूँ ताकि मैं एक उनसे ये जान लूं कि फिलहाल वहां क्या अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है। जमीर साहब, ये हम भी जमीर साहब को ही सुनना चाहते हैं।
हम जी, भी जी, जमीर साहब जी, को ही जी। सुनना चाहते हैं। जी, जी। जी, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। ज़मीर साहब, जो अमेरिका की तरफ से जो कहा गया है, जो पोस्चरिंग की जा रही है, जो ट्रंप ने कहा है, जो इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, जो वेस्ट के हवाले से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आप अब ईरान इसको कैसे देख रहा है? क्या ईरान को अब ये पहले से ही समझ आ गया था, ये सिर्फ पॉज़, एक हॉल्ट है, लेकिन इन बयानों से क्या किसी तरह की फ़िक्र और चिंता जो है और बढ़ गई है? शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए, और तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको आदाब अर्ज़ करता हूँ। तुम्हारे व्यूवर्स, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी आदाब अर्ज़ करता हूँ। देखिए, ये जो है जंग जो है, ये 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते की नहीं है। ये जंग बहुत लंबी चलेगी, और ये रात बहुत लंबी है। सुबह आने से पहले इंशाअल्लाह लेकिन सुबह होगी ये ज़रूर, ये बात हमारे लिए क्लियर है। जंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि 2 वीक से ज़्यादा नेतन्याहू सब्र नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा कि आपके व्यूअर्स जानते ही हैं, नेतन्याहू के ऊपर केसेस चल रहे हैं, और वो जैसे ही जंग अगर रुकती है तो वो जेल में जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं खुद इसराइल के अंदर। ये जानते हुए कि इज़राइल के लिए ये जंग कितनी सख्त गुजरी है, उसके बावजूद भी नेतन्याहू इस जंग को कंटिन्यू करेंगे। मैंने जैसे शायद आपके चैनल पे कहा था, हाइफा के जो मेयर हैं, उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि अगर ये जंग 2 हफ्ता और चलती तो हाइफा में कुछ नहीं बचता। यानी हाइफा की कोई स्ट्रेटेजिक पोजीशन बाकी नहीं रहती। हाइफा के मेयर कहते हैं ईरान के अंदर 2 ताकतें हैं, एक उनकी इंटेलिजेंस की ताकत, और दूसरी उनकी प्रिसीजन, जो अभी आप शायद वीडियोस भी देख रहे हैं, ट्विटर एक्स पे रिलीज हो रहे हैं, जो मिसाइल से कैप्चर की हुई वीडियोस हैं, प्रिसीजन से जो मारा गया था। आहिस्ते आहिस्ते ये सब रिलीज होगी दुनिया के सामने। और जबकि यहाँ पर ये आप जानते हैं कि यहाँ के मिलिट्री कमांडर्स ने ये भी कहा है कि जो अभी तक हमने मिसाइल्स यूज किए हैं वो तकरीबन 16 ईयर्स ओल्ड मिसाइल्स हैं, और हमने शायद 4 या 5 ही सिर्फ ऐसी मिसाइल्स यूज की हैं जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं। यानी हमने फिलहाल हमारे गोडाउन जो थे हमने उसको किया है, अभी असली हमने हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो ईरान के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि वो एक मॉरल विक्ट्री पहले हो, लीगल विक्ट्री हो, और उसके बाद जो है वो मिलिट्री की विक्ट्री हो। देखिए, इजराइल के अंदर 3 इजराइल के पावर्स थे। पूरी दुनिया के अंदर इजराइल ने जो अपना पावर क्रिएट किया था, पहला उसका पावर था कि मैं मजलूम हूं, हम लोग मजलूम कौम है, होलोकॉस्ट हमारे साथ हुआ है, हम बहुत मजलूम कौम है। और पूरी दुनिया में उन्होंने सिंपैथी गेन की थी। गाजा के होने के बाद ये पावर उनका दुनिया में खत्म हो गया है। अब पूरी दुनिया में उन्हें कोई मजलूम कबूल करने को तैयार नहीं होता। हुँ, दूसरा उनका पावर था कि हमारे पास कुदरत है, कि अगर कोई हमसे मुकाबला करेगा तो हम उसे तहस नहस कर देंगे। तीसरा उनका पावर था कि हमारे पास सिक्योरिटी है हमारी कौम की हिफाजत के लिए। ये जंग खत्म होते होते ये तीनों पावर्स इजराइल के खत्म हो गए हैं। ना कि वो अब दुनिया को ये कह सकता है कि मैं मार सकता हूं, ना ये कह सकता है कि मैं बचा सकता हूं, और ना ये कह सकता है कि मैं मजलूम हूं। तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ईरान ने क्यों एक्सेप्ट किया पीस को। क्योंकि हुँ, ईरान, देखें, मैं एक और आपको बात हुँ, बताऊंगा, शायद आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग होगा, आपके व्यूअर्स के लिए भी, कि ईरान ने जब ट्रू प्रॉमिस 3 नहीं किया तो लोगों के लिए शॉकिंग था कि इजराइल ने एक बार मार दिया और ईरान ने क्यों नहीं मारा। अभी यहाँ पर ईरान के एक कमांडर हैं जो न्यूज चैनल पर आए वो, और उन्होंने आके कहा कि हम चाहते थे कि हम जवाब दें, लेकिन आयतुल्ला खामेनाई ने कहा कि मत दे जवाब, वेट करें। तो कहा क्यों ऐसा है, तो कहा कि हम पहले बात करें, क्योंकि इनसे सब्र नहीं होगा, ये मारेंगे जरूर। जब हम बात करेंगे तो दुनिया के लिए ये साबित होगा कि मोरालिटी और मॉरल वैल्यूज के हिसाब से ईरान सुपीरियर है। तो ये जो जंग है कई लेयर्स में है। एक लेयर मॉरल विक्ट्री है, एक लेयर लीगल हुँ, विक्ट्री है, और एक लेयर है मिलिट्री की विक्ट्री। तो सिर्फ मिलिट्री की विक्ट्री काफी नहीं है, जो मॉरल विक्ट्री और लीगल विक्ट्री है वो भी जरूरी है।
और ईरान ने इस जंग के अंदर पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा हुआ देखा। आप देखें, ईरान जब मिसाइल मार रहा था तो बूम बूम टेल अवीव सॉन्ग रिलीज हुआ यूट्यूब पे, और एक दिन में 60 करोड़ लोगों ने उसको लाइक किया। यानी ईरान मिसाइल टेल अवीव पे मार रहा है, पूरी दुनिया खुश हो रही है। ये ईरान की मॉरल विक्ट्री है। यूनाइटेड नेशन के तकरीबन हर कंट्री ने कंडेम किया इजराइल और अमेरिका के अटैक को। ये उनकी लीगल विक्ट्री है। और मिलिट्रीली वो खुद, उनके हाइफा के गवर्नर कहते हैं या उनके खुद के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम सो रहे थे, हमें नहीं पता था कि ईरान कितना कुदरतमंद है। तो ये जंग को आप जी। एक लॉन्ग टर्म में देखें कि किस लेवल पे हम्म। क्या हो रहा है, और लेकिन इंशाल्लाह सवाल ये इसराइल है मेरा, महव होगा। जी 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 जमीर साहब, क्योंकि लोग अभी जानने में ये इंटरेस्टेड हैं कि अभी तो आप उभर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसराइल का नुकसान हुआ है, ईरान का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अभी उस नुकसान से उभर रहे हैं और फिर से हमलों की बात कही जा रही है। ईरान इसके लिए कितना तैयार है? दूसरी बात, अगर ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिल्लत भरी मौत से आयतुल्लाह खामनाई को उन्होंने बचाया है, उन्होंने वीटो किया था, उन्हें पता था वो कहाँ है, उन्हें आपको उनका यानी कि आयतुल्लाह खामनाई और ईरान को उनका शुक्रमंद होना चाहिए था, और आप कह रहे हैं कि उनके मुंह पर तमाचा मारा गया है, अमेरिका के मुंह पर। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से ईरान में इसको लिया जा रहा है? देखें, ट्रम्प जो ट्वीट करते हैं, खुद उनके ऑफिस वाले भी एक बार चेक करते हैं कि ये फेक है कि रियल है। यानी उनके ऑफिस वाले भी बिलीव नहीं करते हैं कि वो ट्वीट उन्होंने किया है, किसी और ने किया है। तो ट्रम्प की ट्वीट दुनिया में क्या वैल्यू है, ये सबको पता है कि वो क्या बोलते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है मीडिया में, कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड केओस। यानी ट्रम्प की जो मीडिया में स्ट्रैटेजी है वो केओस को क्रिएट करना, लेकिन वो केओस उनके लिए ऑर्गेनाइज्ड हो, दूसरों के लिए केओटिक हो, लेकिन वो उनके खुद के लिए ऑर्गेनाइज्ड हो, उनके पर्पस के अंदर वो केओस नजर ना आए। तो ट्रम्प जो कह रहे हैं उनका अराक्ची ने जवाब दिया है, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि आप हमें नहीं जानते। मैं अगर चाहें तो मैं आपके साथ ये ट्वीट शेयर कर दूं। एक जी सेकेंड में आपके साथ ये ट्वीट, ये उन्होंने कहा है कि आप हमें नहीं जानते कि हमारी कौम कौन सी कौम है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी कौम वो है जो मशहूर है इस बात के लिए जिसके अंदर हार्डवर्क है, पेशेंस है, क्रिएटिविटी है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हम जो कारपेट्स बनाते हैं उसके लिए हम लोग मशहूर हैं, जिसके अंदर बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन फाइनली बहुत ही ब्यूटीफुल आउटपुट आता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम ये प्रेमिस पे और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हमारी आजादी को हमला करना चाहते हो, तो वो कभी भी मुमकिन नहीं है। और फिर कहा कि अगर तुम, मिस्टर प्रेसिडेंट, कहा ट्रम्प को, अगर तुम चाहते हो कि तुम हमसे बात करो तो पहली चीज ये है कि रिस्पेक्ट की जबान सीखो बात करने से पहले। कि तुम आयतुल्लाह खामिनाई के बारे में जो गुफ्तगू कर रहे हो, बगैर रिस्पेक्ट के बात कर रहे हो, इससे मिलियंस लोग हर्ट हो रहे हैं। और इरानियन पीपल जो हैं, इरानियन लोग जो हैं, वो इजरायली रजीम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो यहाँ पर उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली कहा है कि द ग्रेट एंड द पावरफुल इरानियन पीपल हु शोड द वर्ल्ड दैट द इजरायली रजीम हैड नो चॉइस बट टू रन टू इट्स डैडी। यानी इजरायली रजीम के पास कुछ मौका, कुछ और चीज नहीं बची थी कि उसके अपने पापा को बुलाना पड़ा, यानी ट्रम्प को बुलाना पड़ा, टू अवॉइड बीइंग फ्लैटेंड बाय आवर मिसाइल्स, डू नॉट टेक काइंडली टू द थ्रेट्स एंड द इंसल्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने, राक्ची ने जवाब दिया। देखें ट्रम्प क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आयतुल्लाह खामिनाई ने कहा, अमेरिका क्या है अंदर से, वो वही है। आपको एक मिसाल दूं, जैसे एक फ्लावर का वास होता है जिसके अंदर फ्लावर रखा जाता है, ये फूल का जो एक गुलदस्ता होता है, वो गुलदस्ता बाहर से अगर फूल रखे लेकिन अंदर से उससे गंदगी भरी हो, तो बाहर से तो फ्लावर होंगे लेकिन अंदर से, ये अमेरिका था पहले। बाहर से फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमेन्स राइट, इक्वालिटी, लिबर्टी, अंदर से टेररिज्म, अंदर से एक्सप्लॉइटेशन, कैपिटलिज्म, अंदर से इंपीरियलिज्म, दुनिया के अंदर तशद्दुद, मौत, ये अंदर भरा हुआ था।
ट्रंप के आने के बाद क्या हुआ, वो ऊपर का फ्लावर का जो वो था कवर, वो हट गया। अब सिर्फ अंदर की चीजें लोगों के सामने आ गई हैं। जो उनकी रियलिटी थी ना, वो बाहर आ गई है। जो मास्क था वो हट गया है। वगरना ओबामा ने जितने लोगों को मारा है, ट्रंप ने अपने जमाने में उतने लोगों को नहीं मारा था। ओबामा ने जितने बम गिराए थे, ट्रंप ने उतने बम नहीं गिराए थे। लेकिन ओबामा सॉफ्टली बोलता था, ह्यूमन राइट्स की बातें करता था। तो ये आप समझ लें कि ये अमेरिका का जो कहना है, जो बोलना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि अगर वो आयतुल्ला खामेनाई को मार सकते उस दिन, स्पेशली 13 जून को, वो मार देते। अगर 13 जून को उनके हाथ पहुंच सकते तो वो मार देते। ये बात वो सच कह रहे हैं। इस बात को हमें उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ लीगैलिटी, ह्यूमन राइट्स, वैल्यूज, इंटरनेशनल लॉ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये उनका फेलियर है कि वो मार नहीं पाए। लेकिन ट्रंप की बात को, अगर एक्चुअली ट्रंप की बात पे हम टाइम लगाएं, तो मुझे लगता है कि वो हमारा शो खत्म होते होते शायद 2-3 और ट्वीट कर दें, जो पहली वाली ट्वीट को ही कैंसिल कर दें। जी, ठीक है। मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर सुनीलम, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या जब ये सीज फायर हुआ, आपको लगा ये जंग खत्म हो गई, या आपको भी लग रहा था कि ये पॉज है और इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता है? क्योंकि इजराइल की बात करें तो उसने अनगिनत बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। अभी भी आप ये देखिए कि कल से लगातार लेबनान के ऊपर जिस तरह के बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये दिख रहा है और ये पता चल रहा है कि ये उस वॉर को और ज्यादा ट्रिगर करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें नेतन्याहू फेस सेविंग करना चाहते हैं, अपनी अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं। ट्रंप अलग तरीके से अपनी पोस्चरिंग करना चाहते हैं। तो ये इस सब को आप कैसे देख रहे हैं और कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है जो खतरा एक वर्ल्ड वॉर 3 का बन रहा था, वो अभी भी उसी तरीके से बरकरार है? बुशरा जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद दीदी लाइव को कि मौलाना जमीर अब्बास जैसे जो है वो प्रवक्ता ही कहा जाए, वो हमारे को उपलब्ध हैं। मतलब हम उनकी बात सुन सकते हैं, क्योंकि बाकी सब बातें जो हैं, कितना फेक न्यूज़ है, कितना सब कुछ है, वो सब सामने है। इसलिए आपने जो सब बातें कही है, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उन्होंने फैक्ट्स रखने का काम उन्होंने किया है, तो इसके लिए उनको बधाई। मेरा कहना ये है कि असल में जब भी कोई लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई को जो है, जिसे अगर कहा जाए कि पॉज, या जिसे कहा जाए कि टाइम बाय करने का काम कौन करता है? जो कमजोर पड़ जाता है, जिसको लगता है कि अगर अभी हम लड़े तो हम हार जाएंगे। अपनी हार के डर से वो सबसे पहले जो है हाथ आगे बढ़ा के कहता है कि भाई ठीक है, फिलहाल हम इसको रोक लेते हैं, फिर तैयारी करता है और फिर आता है। तो पहली बात तो ये है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका का जो पूरा घमंड था, दंभ था, और वो सब तरीके से था, सब तरीके से था। जितने पॉइंट्स बताए जो है जमीर साहब ने, मॉरली भी उनको लगता है कि भाई हम ही लोग हैं जो डिक्टेट करेंगे। लीगली उन्हें लगता है कि भाई हम जो चाहे कर ले, हमारा हाथ पकड़ने वाला जो है सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर के और दुनिया के अंदर कहीं पर कोई नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो वॉर क्रिमिनल घोषित कर दे, उससे भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो और उसी तरीके से मिलिट्रीली भी उन्हें लगता है कि हम लोग वी आर फार सुपेरियर। तो ये जो घमंड था और ये जो दंभ था, ये ईरान ने तोड़ दिया। अब इसीलिए जो है उनको जिसे टाइम बाय करने की जरूरत पड़ गई। उन्हें लगा कि अब हमको नई स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। जिस स्ट्रेटेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे थे और जिस स्ट्रेटेजी के साथ में ईरान आगे बढ़ रहा था, तो ईरान की स्ट्रेटेजी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही थी, और अमेरिका और जो है इजराइल वो पिछड़ते हुए दिखलाई पड़ रहे थे। तो मेरा जो है, जिसे आप युद्ध विराम कहते हैं, या उसका जो ऑफर है, या जो ट्रंप कहते हैं कि हमने करा दिया, उसका मेरा तो विश्लेषण ये एकदम सीधा साधा सा है। दूसरी बात यह है कि मैं जमीर अब्बास साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं तो ईरान ने जब धन्यवाद दिया,
भारत को। और तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और मतलब भारतीय होने के नाते हम थैंकफुल हैं कि क्योंकि जो भाषा हमारे शासक बोल रहे थे वो भाषा इस लायक नहीं थी जिस लायक का एक तरीके से विनम्रता ईरान ने दिखाने का काम किया। कायदे से तो एक लेटर ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो जाता कि जो आपके साथ हमारा रिश्ता था ऐतिहासिक तौर पर और मतलब कल्चरली जो हमारा रिश्ता था उसको आपने उस धर्म को आपने नहीं निभाया। लेकिन उसको छोड़ करके एक हायर मॉरल पेडेस्टियल के ऊपर जो है वो ईरान ने रिस्पॉन्ड करने का काम किया। और जो है उसके लिए हम जरूर धन्यवाद देना चाहिए ईरान का। तीसरी बात ये जी है कि देखिए अब इस पूरे के पूरे संघर्ष के अंदर ये बात तो साफ हो गई है कि जो मुख्य मामला है वो तो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम का है ना। उसको लेकर के मैं जरूर जमीर साहब से जानना भी चाहूंगा क्योंकि उनका कहना ये है कि भाई 90% तक आपने तैयार कर लिया था, 2 महीने के अंदर जो है आप न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सकते थे। जहां तक मेरी पोजीशन है मेरी पोजीशन तो ये है कि जो भी ऐसे देश हैं जो कि ईरान के नजदीक हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ऑफर किया जो है नॉर्थ कोरिया ने जैसे ऑफर किया, मुझे लगता है कि ऐसा ऑफर भारत को भी देना चाहिए। क्योंकि एक अगर जो है ईरान के पास में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब रहता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े डेटरेंट के तौर पर वो काम करने वाला है। तो इसलिए मेरी समझ तो ये कहती है हम लोग परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में हैं। मैं जब पूरी दुनिया में 60-70 मुल्कों में गया तो मैंने उसका बड़ा कैंपेन करने का काम किया, है ना। लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है और जो सच्चाई है वो ये है कि अगर फिलिस्तीन के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब होता और अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो फिर जो कुछ भी किया गया मतलब आप मुझे क्योंकि मैं तो बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे इस बात का बड़ा भारी कष्ट है कि आपने 11 साइंटिस्ट आपने मार दिए, 30 कमांडर्स आपने मार दिए। मतलब जिससे कि ये ऐसा युद्धों में कभी होता नहीं है ना। अगर हम भी ये देखें हमारा भी हुआ है ना, चाइना के साथ में हुआ, हमारा पाकिस्तान के साथ में हुआ, लेकिन ना भारत ने, ना पाकिस्तान ने, ना चाइना ने कभी इस तरीके का जो है साइंटिस्टों को साथ में या कमांडर्स को चुन चुन करके मारने का काम जो है वो कभी नहीं किया। तो मुझको ऐसा लगता है कि मुख्य जो मसला है वो जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मसला है। और अगर वो उनका दावा ठीक है, अगर वो ये कहते हैं कि जितने जो न्यूक्लियर जो साइट्स थे उन सबको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और तो फिर उन्हें चिंता ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो उन्हें कहना चाहिए कि भाई ठीक है, जैसे कहते हैं ना, खेलो खाओ करो अपना जो कुछ भी करो, हमने तो सब बर्बाद कर ही दिया। तो ये कितना एक बड़ा पाखंड है और कितना बड़ा झूठ है ना, कि आप ये कह रहे हो कि हमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया और आप डर ऐसे रहे हो कि वो जो 2 महीने वाला जो आपको डर है वो सता रहा है। आपको लग रहा है कि 2 महीने तो जिस दिन जो है वो मतलब युद्ध विराम हुआ उसी दिन से 2 महीना चालू हो गया। तो अब जो है 23 से 28 आ गया। तो अब मेरा मतलब ये है कि एक जो कुछ उन्होंने दावे किए है ना, वो दावे भी एक तरीके से खुद ही उनको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। और जब उनको विश्वास नहीं है तो पूरे दुनिया के लोगों को क्या विश्वास होगा। और ये वाली बात एकदम सही है। मैं आपसे कहूंगा जो बात जमीर अब्बास साहब ने कही कि जो एक सिंपैथी फैक्टर, हालांकि जब से उन्होंने फिलिस्तीन के ऊपर एक नरसंहार शुरू किया, कत्लेआम शुरू किया, और जिस तरीके से कल भी जो है कि जो आप खुद अपना एक फाउंडेशन बना लो, है ना, गाजा फाउंडेशन या क्या नाम है उसका, और वहां से आप फूड एड दो और फिर जो बच्चे लेने आ जाए आप उन्हें बम से उड़ा दो। दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है। दुनिया ने कभी इस तरीके का जो है क्रूरता और जो है वो देखी नहीं है, और वो उसे दुनिया में देखने को मिल रही है। तो एक इससे भी तरीके से जब सभी सुनील लोग जी, इजराइल जब के इससे खिलाफ भी होंगे। उनको जी जी जी, जो आप जी फिलिस्तीन की बात करें तो ये मैं एक ऐड कर दूं कि ये इजराइल का जो चेहरा है वो हर और दिन के बाद कितना और घिनौना और खतरनाक हो सकता है कि वो जो एड्स जा रही हैं, यानी कि जो आटे के जो कट्टे या बोरियां जो भी आप कहें पैकेट्स वो जो जा रहे हैं
उसमें दवाइयां मिलाई जा रही हैं, उसमें टैबलेट जो है वो पाई गई हैं जो कि बेहद खतरनाक हैं। आप सोचिए कि वो चंद जो आटे के जो वो पहुंच पा रहे हैं पैकेट्स, उनमें भी वो दवा मिलाकर वो लोगों को मारना चाहते हैं, यानी कि गोलियां बॉम्ब से आपको अभी तसल्ली नहीं मिल रही है, जेलों में डालकर तसल्ली नहीं मिल रही है, तो अब आप उनको इस तरह से मारना चाहते हैं। और एक जो रिपोर्ट सामने आई है कि अब तक 3,80,000 लोग फिलिस्तीन में गायब हैं और लगातार उसकी पॉपुलेशन जो है वो घट रही है। लेकिन इस जालिम शासन को कुछ भी इस बात का कोई वो नहीं है, और फिर भी वो ये कहते हैं कि दे हैव अ राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स। जी, मैं बुशरा जी इसमें ये कहना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि जो काम ग्रेटा जैसे जो है लोगों ने किया, मुझे लगता है कि कई सरकारें जो कमिटेड हैं, पीस के लिए कमिटेड हैं या मानवता को बचाने के लिए कमिटेड हैं, उनको अपने एयर कार्गोस भेजने चाहिए। 10, 20, 30 देश, और मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, आप संघाई जो है उसमें कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अभी ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर बाकायदा ब्रिक्स को एक ही निर्णय लेना चाहिए। मैं कोई युद्ध की बात नहीं कर रहा, है ना, मैं कोई ईरान को मिलिट्री एड देने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रिक्स के देशों को ये तय करना चाहिए कि हम मेडिकल एड, फूड एड हम जो है अपने हवाई जहाजों के साथ में हम भेजेंगे, और अगर आप उसको फिलिस्तीन में जाने से अगर आप इंटरसेप्ट करते हैं, रोकने का काम करेंगे, तो फिर हमारा मुकाबला आपके साथ होगा। मुझे लगता है कि ये आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि हम इस परिस्थिति को देखते नहीं रह सकते। अगर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, और पूरा का पूरा, क्योंकि एक जो है ड्रीम है ट्रंप का कि वो वहां पर टूरिस्ट का कोई रिसोर्ट बनाना चाहता है, इसलिए आप जो आबादी थी 23 लाख, उसमें से अब रह ही गए होंगे शायद 16, 18, 19 लाख जो भी कोई लोग हैं, तो उनका इस तरीके से नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आपने ये बात कही, इसलिए मैं इस बात को लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैं इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम में जिसका अध्यक्ष हूं, उसका एक ये अपनी पोजीशन है कि पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, उसको ये काम करना ही चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करता है तो फिर जो है वो ब्रिक्स के बारे में भी ये रह जाएगा कि ये भी एक केवल एक कागजी घोड़ा है और इसके अंदर कोई जी दम बची नहीं है। हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि ब्रिक्स के अंदर इतनी ताकत दिखलाई पड़ेगी कि वो कहीं ना कहीं पर इस तरीके का जो एक जर्नलिज्म का जो एक ऑनस्लॉट है उसको रोकने के अंदर, या जो कहा जाए अमेरिका का जो दम्भ है, एक उसको अपनी ताकत के साथ चुनौती देने का काम करेगा। और मैं ये वाली बात भी लेकिन कहना चाहता हूँ, ये भी एक्नॉलेज करना जी चाहिए, है ना, वो चाहे पब्लिक डिबेट में आए या आया नहीं है, लेकिन देखिए रूस का और चीन का एक अपनी जो है महत्व है आज की दुनिया के अंदर, और रूस और चीन ईरान के साथ में खड़े हैं। ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, और मुझे ऐसा लगता बिल्कुल है कि वो ईरान की बहुत बड़ी ताकत है, और वही एक गारंटी है जिससे कि ये जो युद्ध विराम है वो सस्टेन हो सकता है। और इसीलिए ये चाहिए जो है पुतिन, उनको ये बात करना चाहिए कि उन्हें आगे आकर के किसी भी तरीके से, मुझे लगता है कि जो है पुतिन जैसा व्यक्ति या उनके जैसा रूस जैसा देश अगर इस बात की घोषणा करे कि अगर आप इस अब फिर अगर आप अटैक करते हैं तो रूस उसके अंदर जो है कूदेगा, केवल इतना कहने से ही मुझे लगता है कि ये जो अटैक है ये काफी समय के लिए टल जाएगा। ऐसा जो है ओके परिस्थिति जो है वो बनी हुई है। जी। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ और आपने महत्वपूर्ण बात कही है, और ये भी किसका रीजन है ही, जाहिर सी बात है। और इसीलिए मैं अपनी डिबेट में ग्लोबल साउथ और नॉर्थ की बात करती हूँ, क्योंकि दरअसल ये पूरी दुनिया पर कौन सा ग्रुप है, कौन सा देशों का ग्रुप है वो अपनी ताकत को स्थापित करेगा, इसकी पूरी लड़ाई है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। हर युद्ध के बाद हमने देखा, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद हमने देखा कि दुनिया का दादा या फिर जो पावर है वो कौन होगा, सेंटर कौन होगा, वो हर बार बदला है। और लोगों को लग रहा था कि इस बार भी अगर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता है तो वो भी फिर बदलेगा क्या सेंटर, और वो क्या साउथ की तरफ आएगा, ये एक सवाल है। लेकिन जमीर साहब, आपने कुछ वीडियोस भेजी, क्योंकि उसमें वाटरमार्क है तो मैं इसलिए उनको नहीं आप
हजारों की तादाद में, हो सकता है लाखों की तादाद में लोग हैं जो ईरान की सड़कों पर हैं, जो जनाजे में शामिल हुए हैं। ये शायद जनाजे उन साइंटिस्ट या उन कमांडर्स के हैं जिनको इस पूरी जंग में जो शहीद हुए हैं, और है तो जाहिर सी बात है जो जोश होता है उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है, और जो जज्बात होते हैं उनमें कई गुना इजाफा हो जाता है। ये समझा जा सकता है खासतौर पर शिया कम्युनिटी में। तो ये जो इनको मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि एक तरफ धमकी मिल रही है कि कभी भी अटैक किया जा सकता है, और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्या मायने हैं इसके, और क्या जो एक खाई हमें नजर आती थी इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले, इस जंग से पहले, कि एक हिस्सा है जो इस्लामिक रिपब्लिक को इस तरह से कबूल नहीं करता है, क्या उसके बाद वो खाई भी क्या पट गई है? क्या सब लोग एक साथ एकजुट और मजबूती से आ गए हैं? जी, शुक्रिया, अच्छा सवाल है। मैं पहले जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को बयान किया। मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं। सबसे पहले कि ईरान ने शुक्रिया किया हिंदुस्तान का। ईरान का जो ओवरऑल स्टैंड है, स्पेशली आयतुल्ला खामेनाई का, वो ये है कि हमें हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमें रिलेशन स्ट्रेंथन करने चाहिए। और खुद आयतुल्ला खामेनाई, शायद आप जानते होंगे कि इंडिया की आज़ादी पे उन्होंने क्या लिखी है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर उन्होंने, द रोल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इस पर उन्होंने किताब लिखी है। काफ़ी इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के बारे में उन्होंने कई बार अपनी स्पीच में कोट भी किया है। तो हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से जानते। और एक तमन्ना है जो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने हमसे कही थी, कि उनकी तमन्ना है कि एक जमाने में जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमान कुदरतमंद थे, उसी तरीके से मुसलमानों का एक फ्यूचर होना चाहिए जहां पर वो ज़ईफ और कमजोर ना बने, बल्कि उनके उनके पास कुव्वत और कुदरत होनी चाहिए। कुदरत के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, लेकिन इंडिया को लेके स्पेशल आयतुल्ला खामिनाई की नजर में और ईरान की नजर में एक दृष्टिकोण है, और बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। उसका एक रीजन ये है कि इंडिया ऑक्यूपाइड था और ईरान भी ऑक्यूपाइड था, और ईरान में जब रेवोल्यूशन आ रहा था, क्रांति आ रही थी, उस जमाने में आयतुल्ला खामेनाई कहते थे कि मैंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को डिटेल में पढ़ा है, और मैंने ईरान में फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से चीजें सीखी हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर उसे अपनाया है। तो एक तो ये है कि एक जो कल्चरल हमारे अंदर कॉमनैलिटी है, खुद दो देश जो पुराने हैं, दो देश जिनके अंदर संस्कृति पुरानी है, ये सब चीजें अपनी जगह पर है। तो एक कुल्लन इंडिया अगर इजराइल की तरफ झुक भी रहा है, तो ईरान की हमेशा कोशिश ये है कि वो झुकाव कम हो और ईरान और इंडिया के रिलेशन स्ट्रांग हो। और ये वेस्ट के ऊपर जो इंडिया का जो है कि बनिया पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, कि सब खुश रहें, मेरा धंधा चलता रहे, हक बातिल सही गलत उसकी तरफ तवज्जो ना करें, जबकि हकीकत में इसमें नुकसान होगा, क्योंकि इजराइल इस वक्त गिर रहा है, उसके साथ जो लटकेगा वो भी गिरेगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने कहा न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में कि हम चाहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब मिल जाए। देखिए, एक यहाँ पर एनालिस्ट है ईरान में, उनका एक स्टेटमेंट है, बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि नॉन न्यूक्लियर ईरान इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर ईरान। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब आप नॉन न्यूक्लियर हो तो आपके पास मॉरल सुपीरियोरिटी है। दूसरा रीजन ये है कि जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, क्या उन्होंने जंगें रोक दी? रशिया के पास है, यूक्रेन रोज हमला कर रहा है। इजराइल के पास है, क्या कर लिया? मिसाइल्स गिर रहे हैं, कह रहे हैं 30,000 से ज्यादा घर तो खाली, 30,000 से ज्यादा मकान तो हैं वो सिर्फ तेल अवीव में तबाह हो गए। तो ये एक नोशन के न्यूक्लियर बॉम्ब आपके लिए डेटरेंट है, इसको हमें रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि कई मुल्क ने हमने देखा कि न्यूक्लियर बॉम्ब होने के बावजूद यूज तो कर नहीं सकते, अगर यूज हो कर ले तो मॉरली टोटली आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे पूरी दुनिया के सामने।
तो न्यूक्लियर बॉम्ब की वैल्यू क्या है वो एक सवाल है। तीसरा ये है कि आयतुल्लाह खामेनाई ने मॉरल सुपीरियोरिटी और इस्लामी दृष्टिकोण से कहा है कि ऐसा बॉम्ब नहीं बनना चाहिए। ये ईरान के लिए स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। यानी वो जो मॉरल सुपीरियोरिटी की बात कर रहे थे उसके अंदर ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, और अगर बना भी लेता है तो उसके लिए उतना फायदा नहीं है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, वो दुश्मन नहीं रोक पा रहा है। अभी उन्होंने कहा है हमारे पास और टेक्नोलॉजी है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने बात की है, वो अभी उन्होंने कहा हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो जंग के अंदर वेपन्स होना चाहिए, ये बात अलग है, लेकिन मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स होने चाहिए, ये इस्लामी दृष्टिकोण के हिसाब से सही नहीं है। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात हुई। जहां तक तीसरी बात है कि जो आज ईरान के अंदर तशिए जनाजा है, या मसलन उनको दफन करने के लिए जो ईरान के टॉप लीडर्स थे, उनको दफन करने के लिए जो पूरी पब्लिक रास्ते पे आई, लाखों की तादाद में तेहरान में अलग अलग शहरों के अंदर इस वक्त मौजूद है। इतनी गर्मी है बाहर, उसके बावजूद इतनी गर्मी के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। वाकईन दुश्मन जो है वो, उसके लिए समझ में नहीं आता उसे कि वो क्या करे। क्योंकि देखिए दुश्मन की जो स्ट्रैटेजी है, जिसे जंग में कहते हैं असिमेट्रिक वॉर। असिमेट्रिक वॉर एक वॉर की किस्म होती है जहां पर दो कौमें या दो गवर्नमेंट्स जब लड़ती हैं तो उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। मसलन गोरिल्ला वॉर वियतनाम में हुआ, और खुद जो इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं एहूद बाराक, उन्होंने कहा कि 1940 के बाद, इन वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने एक भी जंग नहीं जीता है। कहां जीता है? वियतनाम जीता, इराक जीता, अफगानिस्तान जीता, सीरिया जीता, लीबिया जीता, बॉम्ब मार के तबाह किया है, जंग नहीं जीता है वो कोई भी। तो ये कि बॉम्ब्स होने से जंग जीत जाते हैं, ऐसा होता नहीं। अब ये जो तशिए जनाजा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हुए, उनकी कब्र को जाबेजा किया गया। आज इनको सबको एक ग्रैंड स्केल पे तदफीन की गई। क्यों? क्योंकि देखें, जंग में आप सिर्फ 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों को ही मार सकते हैं, 90 मिलियन को तो मार नहीं सकते। 1 लाख को मार के आप कहेंगे भाई 90 मिलियन को डर जाओ, जंग यही है ना। पूरे 90 मिलियन को तो मार नहीं सकते। जंग खौफ की होती है कि आप मारे और बाकियों को कहें डर जाएं। ये तशिए जनाजा का मतलब क्या है कि ये तुमने जो मारा है ना, ये तुम्हारे मारने के मुकाबले में 1 लाख लोग आए हैं, कह रहे हमें मारो, हम मरने को तैयार हैं, हम शहादत को तैयार हैं। हम ये जो फीलिंग्स है ना, ये ट्रेनिंग जो है, खुसूसन मुहर्रम में इमाम हुसैन, और वो जो आयतुल्लाह खामेनाई का जुमला था जिसमें आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि ट्रम्प तो संस्कृति को जानता है, वो हमसे कभी जबान में बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन के सामने यजीद ने यही कहा था कि मेरे सामने तस्लीम हो जाओ, और इमाम हुसैन ने कहा था कि हैहात मिन्नत जिल्ला, मैं कभी भी तस्लीम नहीं हो सकता, मैं जिल्लत को कबूल नहीं कर सकता, अपने सर को झुका नहीं सकता, सर कट सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। जैसा आपने एक कहा कि ईरान में इंस्टाग्राम पे अगर आप गौर करेंगे तो इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं जहां पर लड़कियों ने हिजाब नहीं पहना है, और लड़कियां रो रो के कह रही हैं कि आयतुल्लाह खामेनाई आप मेरे फादर हो, आप मेरे बाबा हो, मैं चाहती हूं कि आपके ऊपर आंच नहीं आए, मेरी जान चली जाए। यानी ईरान में इस वक्त जो फीलिंग है यूनिटी की, एक होने की, इमाम हुसैन, एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, एक लेडी है, उसने यूरोप के किसी शहर से एक वीडियो निकाला और उसने इंस्टाग्राम पे डाला, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसका लिबास आप देखेंगे तो बिल्कुल वेस्टर्न लिबास, बहुत कम लिबास पहनी हुई है, और उस वीडियो में वो कह रही है देखे मैंने इतना कम लिबास पहना हुआ है, पूरा वीडियो में अपना अपना लिबास दिखा रही है, और फिर फोटो वीडियो पे आके कहती है कि मैं इमाम हुसैन की मानने वाली हूँ, जिल्लत को नहीं एक्सेप्ट करूंगी। तुमको क्या लगता है मैं बहुत रिलीजियस हूं? नहीं, मैं रिलीजियस नहीं हूं, लेकिन मैं इमाम हुसैन की मानने वाली हूं।
तेहरान का एक वीडियो था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तेहरान में जो नर्सेज है उनसे पूछा गया कि जब बॉम्ब गिर रहे तो तुम छोड़ के क्यों नहीं गई? नर्सेज रो रो के कहती है हम इमाम हुसैन की मानने वाली हैं। करबला में इमाम, देखिए इंपॉर्टेंट है ये करबला, इमाम हुसैन, ये समझना बहुत, दुश्मन नहीं समझ सकता। दुश्मन को एक ही चीज समझ में आती है, मैं मारता हूं तो तुम डर जाओ। ये कौम कहती है कि तुम हमें मारोगे, तो इमाम खुमैनी कहते हैं जितना हमें मारोगे उतना हम ज्यादा जिंदा होंगे। ये साइकोलॉजी दुश्मन नहीं समझता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्सेज ने कहा कि हम, वो नर्सेज में बदहिजाब बेहिजाब नर्सेज भी हैं, वो कहती हैं कि ये वार्ड जो है ये आयतुल्लाह खामेनाई के लिए संगर है। जो जंग के अंदर वो रहती है ना, एक जगह रहती है जहां मिलिट्री पर्संस जमा होते हैं, उसे संगर कहते हैं। कहती है संगर है इमाम आयतुल्लाह खामेनाई का। ये फीलिंग इस वक्त ईरान में है कि जिल्लत के सामने कबूल सर को नहीं झुकाना है। तो आप बिल्कुल भी, हमारे व्यूअर्स इस चीज को समझें। ये पहली चीज है कि जंग लंबी है। दूसरा, इस जंग में मॉरल विक्ट्री किसकी है, लीगल विक्ट्री किसकी है, फीलिंग्स और वैल्यूज किसकी हैं? इजरायलीज छोड़ के भाग रहे हैं। उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है भाई आप नहीं जाएं। ईरान में लोग रास्ते पे से सेलिब्रेट कर रहे हैं विक्ट्री। देखिए दो कौमों की साइकोलॉजी कितनी डिफरेंट है। साइप्रस के एक मिनिस्टर ने कल कहा कि हम कंसर्न्ड हैं कि जितने इजरायलीज आ रहे हैं और कितनी जमीनें खरीद रहे हैं साइप्रस में। यानी आप दो कौमों के अंदर डिफरेंस देखें। एक चीज लास्ट में खाली ऐड करना चाहता हूं बुशरा जी और हमारे जो माननीय गेस्ट हैं उनके सामने, कि आपने कहा कि ये इजराइल का चेहरा कितना घिनौना है। देखें, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, इजराइल अमेरिका का चेहरा है, वेस्ट का चेहरा है, यूरोप का चेहरा है। इजराइल खुद कुछ नहीं है। आप जो देख रहे हैं ना इस वक्त इजराइल में, ऐसा मत सोचिए कि इजराइल कर रहा है, ये अमेरिका कर रहा है, ये वेस्ट कर रहा है, ये वेस्ट का चेहरा है, अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। बॉम्ब्स के लिए फ्यूल कौन भर रहा है? इंग्लैंड भर रहा है। वाज़ेह उनके खुद पार्लियामेंट में ये बात हो रही है, क्यों हम रिफ्यूलिंग कर रहे हैं? इन्हें प्लेन्स उड़ रहे हैं इंग्लैंड से, रिफ्यूल कर रहे हैं जिससे गाजा में मारा जा रहा है। तो आप ये ना सोचें कि ये गाजा में इजराइल है। हमें जो समझना है, हमारे व्यूअर्स को समझना है, ये कलेक्टिव वेस्ट है, कलेक्टिव इंपीरियम है। ये कलेक्टिव वो नजरिया है जो चाहता है कि दुनिया मेरे गुलाम बन जाए, अगर गुलाम ना बन जाए तो उसे क्रश कर दो। ये नजरिए के मुखालिफत में ईरान है, जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, ये रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी कही जाती है। इस वक्त ये अग्रीड है कि ईरान उसको लीड कर रहा है। रशिया के बारे में मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूं। रशिया ने जो सीरिया में किया, एक गवर्नमेंट जो रेजिस्टेंस की गवर्नमेंट थी उसको हटा के एक आदमी जो टेररिस्ट था उसको उस गवर्नमेंट का मालिक बना दिया, उसको हाकिम बना दिया। तो हमें ये जो रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी है, प्रतिरोध की आइडियोलॉजी है, इसको जिंदा करना है। ये असल थॉट है। जब ये प्रतिरोध जागेगा तो नेचुरल सी बात है, दुनिया के अंदर क्या आएगी? आजादी आएगी, मॉरल वैल्यूज आएंगी, इंडिपेंडेंस आएगा, इस्तिकलाल आएगा। ये सब कब आएगा? जब प्रतिरोध जागेगा, लोगों के अंदर ये बात जागेगी कि हमें इज्जतमंद जिंदगी जीना है, जिल्लत को हमें कबूल नहीं करना है। जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमास की बात करें तो उसको भी बहुत सारे लोग या ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर वेस्ट को हटा दें या कुछ और लोगों को, कंट्रीज़ को हटाते हैं, वो उनको रेजिस्टेंस फोर्स ही उनको कहा जाता है कि वो अपने देश, अपने हक, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। रेजिस्टेंस हर उस चीज़ के लिए कहा जाएगा जहाँ कहीं भी जो लोग अपनी ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ खड़ी कर रहे हैं, वो इसका हिस्सा हैं। आखिर में और संक्षेप में डॉक्टर सुनीलम की बात जब ईरान की होती है और जब हम मिडल ईस्ट की करते हैं तो सबसे ज्यादा बात जो है वो फिलिस्तीन की जाती है। और ये कहा जाता है कि जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं होगा
तब तक आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसकी उम्मीद आप कितनी लगाते हैं ऐसे हालात में जहां हर रोज कई सौ लोगों को मारा जा रहा हो, जहां भूख से उनको तड़पाया जा रहा हो, जहां जुल्म की हर इंतहा को पार किया जा रहा हो और उसके बाद भी जंग करने की भूख ना खत्म हो रही हो, कब्जा करने की भूख ना खत्म हो रही हो, जमीनें हड़पने की, लोगों को मारने की भूख ना खत्म हो रही हो, तो फिर ये किस तरफ जा रहा है? आवाज खोलें डॉक्टर सुनीलम की। जी। जी, मैं आशावादी हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जो फ़िलिस्तीन को उसका हक मिलेगा। हम तो जो है टू नेशन जो थ्योरी मतलब एक दोनों के स्टेट को अपने अस्तित्व रखने का अधिकार है। हम तो इस तरीके से मानते हैं और हम ये मानते हैं कि अगर जो है हमास को वो 600 दिन के अंदर या उससे ज़्यादा दिनों के अंदर ख़त्म नहीं कर पाए, तो वो इसीलिए कि जो अभी फ़िलॉसफ़ी की बात जो अभी कह रहे थे ज़मीर साहब, उसी फ़िलॉसफ़ी को मानने वाले लोग जो है वो फ़िलिस्तीन के अंदर भी हैं, वो मरना पसंद करेंगे लेकिन वो फ़िलिस्तीन को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो ये वाली बात तो एकदम साफ है। तो इसलिए और उसको जो अभी जो पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं ज़मीर साहब, अगर उसके ऊपर देखें तो पूरी दुनिया में मॉरली मतलब जिसे कहते हैं कि मॉरल का एम भी के अंदर अगर किसी का विश्वास है तो वो फ़िलिस्तीन के साथ में खड़ा हुआ है। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि पूरे यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है मैक्सिमम देश 2-4-6 देशों को छोड़ दिया जाए जो एकदम जिसे कहा जाए गुलाम देश हैं अमेरिका के, बाकी सब लोग जो है फ़िलिस्तीन के साथ में खड़े हुए हैं। ठीक है, वो कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही और हमारे जैसे लोग जो कहते हैं कि भाई हम लोग खड़े हैं फ़िलिस्तीन के साथ में। मैं अभी कश्मीर से आया हूँ और वहां पर कश्मीर में केवल इंडिया फ़िलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम का बैनर लग गया, तो वहां पर पूरी पुलिस आ गई, लोगों को लेके चली गई, लोगों को 24-24 घंटे तक रखा केवल इसलिए कि वहां पर एक बैनर लग गया था, है ना? और कर्नाटक जैसी जगह पर जो है 54 एफआईआर है क्योंकि लोगों ने फ़िलिस्तीन का झंडा केवल पकड़ लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल झंडा पकड़ लिया। तो ये स्थिति होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में 146 करोड़ की जनता के अंदर जो है वो मॉरली जो है पूरे तरीके से लोग जो है फ़िलिस्तीन के साथ में खड़े हैं। बोल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जो गवर्नमेंट है रिप्रेसिव इस तरीके की गवर्नमेंट है, तुरंत मुकदमा लगाते हैं, तुरंत वो जेल में भेजने का काम उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन जो नफरती ब्रिगेड है इसी देश के अंदर हिंसा और घृणा फैलाने वाली, वो तो कहते हैं कि भाई सीखो कि इजराइल ने जो कुछ किया है वो यहाँ पर भी करना चाहिए। मतलब ऐसे लोग जिन लोगों ने इस देश का विभाजन कराया था वो लोग अभी भी वो लाइन चला रहे हैं और वो तमाम सारे इस तरीके के व्हाट्सएप भेजना और इसको सब कुछ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया जो है मुझे लगता है कि उसके अगर 7.5 अरब की 8 अरब की आबादी है पूरी दुनिया के अंदर, तो मैक्सिमम लोग उसकी जो एक फ़िलिस्तीन को वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, फ़िलिस्तीन के साथ में न्याय होना चाहिए, वहां पर पीस आना चाहिए, ये सब लोग मानते हैं। और ये भी बात है कि ईरान ने ही जिस तरीके से फ़िलिस्तीन का साथ दिया, उस तरीके से किसी दूसरे मुल्क ने फ़िलिस्तीन का साथ नहीं दिया है, ये भी सब लोग मानते हैं। ये भी सब लोग मानते हैं कि जो बेंजामिन नेतन्याहू इस समय का सबसे क्रूर तानाशाह है, वॉर क्रिमिनल है और इसकी जगह जेल के अंदर है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस बात के लिए बहुत ही आशावादी हूं कि फ़िलिस्तीन भी आज़ाद होगा और जो बेंजामिन नेतन्याहू जो है, वो भी जेल के अंदर होंगे या किसी और तरीके से वो हटा दिए जाएंगे, ऐसा मुझको दृढ़ विश्वास है और इस दिशा के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आखिरी बात मेरी ये है कि लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए, सच को सच कहने की
हिम्मत होनी चाहिए, लोगों को निकलना चाहिए फिलिस्तीन के समर्थन में। और अगर फिर से जो है ईरान के ऊपर हमला होता है तो ईरान के समर्थन में पूरी दुनिया के अंदर लोगों को निकलना चाहिए। और मैं ये भी आपको बताऊं कि देखिए ये ट्रंप के ने कितनी हालत खराब कर दी कि एलए के अंदर मतलब कई राज्य जो है वो कहते हैं जी हमें अमेरिका के अंदर नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? कि ऐसा शासक जो है इसके साथ में हम रह नहीं सकते। तो सोचिए आप, इस व्यक्ति ने ये जो अब मतलब अपने ही देश को बर्बाद करने के अंदर लगा हुआ है, मतलब दूसरे देशों की बिल्कुल। बर्बादी का सपना है, लेकिन असल में तो ये अमेरिका को, अमेरिका की इकोनॉमी को, अमेरिका का जो एक कल्चर है उसको पूरे तरीके से ये व्यक्ति बर्बाद करने में लगा है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे वो ट्रंप हो, उनको जो है उनके मतलब कहा जाए कि चंद दिन के वो मेहमान हैं और डेमोक्रेटिकली ही हटाए जाएंगे, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। डेमोक्रेटिकली चुनकर आए हैं, ये भी बात एक सही है। उसी मतलब तमाम किस्म के मैनिपुलेशन के साथ में तो हम लोग तो ये दुआ भी करते हैं और वहां के लोग इस दिशा के अंदर काफी तेजी से बढ़ भी रहे हैं कि इन लोगों से मुक्ति मिले। तो मुझे लगता है वर्ल्ड पीस के लिए ये दो लोगों का सत्ता से हटना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, वो वर्ल्ड पीस आएगा, कब आएगा ये देखने वाली बात है। आप जो उम्मीद जता रहे हैं उस उम्मीद पर यकीन करने का दिल तो बहुत चाहता है। परिस्थितियां लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हैं, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। और देखना ये होगा कि जो धमकियां हैं ये सिर्फ धमकियां भर रह जाएंगी या फिर एक पॉज के बाद ये किसी बड़े अटैक के रूप में उभर सकते हैं। क्योंकि इस बार जब अटैक किया था तब ईरान की उस ताकत का अंदाजा इजराइल और अमेरिका को नहीं था, लेकिन इस बार उसने ईरान की उस ताकत को देख लिया है। अब ये अलग बात है कि ईरान ने सिर्फ ताकत का एक हिस्सा अपना दिखाया हो, अभी बहुत बड़ा हिस्सा अगर उसका बाकी रह गया है तो वो भी शायद आने वाले वक्त में दुनिया देख लेगी, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया जमीर साहब आपका और सुनीलम जी, आपका वक्त की कमी है, कार्यक्रम को यहाँ समाप्त मुझे करना होगा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और जुड़ने के लिए, और शुक्रिया और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।